हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, राजस्थान की रियासतें और ब्रिटिश संधियाँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें से हर एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो आज हम इसको कवर कर लेंगे। छोटा सा है, कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, तो आज हम एक ही क्लास में इसको कवर कर लेंगे। देखो, हम सब जानते हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पदार्पण अत्यंत साधारण ढंग से हुआ था। क्यों आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में, क्यों आई थी? व्यापार वाणिज्य करने और पूंजी का संचय करने के लिए ही ईस्ट इंडिया कंपनी का पदार्पण हुआ था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी एक राजनीतिक सत्ता के रूप में भारत में कैसे स्थापित हुई थी? 1757 की प्लासी के युद्ध के बाद ही इनकी मतलब ब्रिटिश प्रभुत्व भारत पर हो चुका था। 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ था, उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व भारत पर हो गया था। और हमारे राजस्थान में क्या, अब हम राजस्थान के टर्म में बात करें तो राजस्थान में क्या हो रहा था? राजस्थान में मुगलों का शासक था, मराठाओं के आक्रमण, पिंडारियों के आक्रमण थे। तो राजस्थान का जो कंप्लीट जो भूभाग है, पूरा राजनीतिक भूभाग है, वो अस्त व्यवस्था का था, अव्यवस्थाएं थी, दिशाहीनता थी और अशांतिपूर्ण अराजकता का माहौल था। चारों तरफ मराठियों के, पिंडारियों के आक्रमण से यहाँ के राजा दुखी हो गए थे और यहाँ पे पूरी अव्यवस्था और अशांतिपूर्ण माहौल स्थापित हो गया था। तो राजपूताना के शासकों ने क्या किया? राजपूताना के शासकों ने तत्कालीन परिस्थितियों से मुक्ति प्राप्त करने हेतु अंग्रेजों की शरण में जाना ही उचित समझा। राजपूताना के जो शासक थे वो इन सभी पिंडारियों के, मुगलों के, ठीक है, मराठों के, इनकी रोज़ के जो झगड़े थे, रोज़ के जो एक दूसरे की रियासतों को इन सबसे करने मार काट से परेशान हो चुके थे। तो उन्होंने अंग्रेज़ों की शरण में जाना ही उचित समझा। ठीक है। अब हम देखेंगे कि राजस्थान में मराठों का सर्वप्रथम राजनीतिक हस्तक्षेप बूंदी राज्य में हुआ था, है ना। देखो, ये जितनी भी पीडीएफ है इसमें कंप्लीट आपको ऑब्जेक्टिव पेपर के हिसाब से मैंने तैयार किया और एक एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन सवाल है इस चीज़ इस पीडीएफ का, आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है इसको। तो राजस्थान में मराठों का सर्वप्रथम राजनीतिक हस्तक्षेप कहाँ पे हुआ था? बूंदी राज्य में हुआ था, 22 अप्रैल 1734 को। 22 अप्रैल 1734 को हुआ था। तो हमें याद रखना है कि राजस्थान में इनका जो मराठे हैं, इनका सर्वप्रथम राजनीतिक हस्तक्षेप किस में हुआ था? बूंदी राज्य में हुआ था, बूंदी राज्य में हुआ था। अब जयपुर शासक सवाई जयसिंह ने मराठों के विरुद्ध राजपूताना के शासकों को संगठित करने हेतु 17 जुलाई 1734 को मेवाड़ के हुड़ला भीलवाड़ा नामक स्थान पर हुड़ला सम्मेलन का आयोजन किया था। भाई, पूरी राजस्थान की रियासतें, चाहे मेवाड़, मारवाड़, जयपुर रियासतें, ये सभी मराठाओं के आक्रमण से परेशान हो चुके थे। तो इन सब ने क्या डिसाइड किया? इन सब ने ये डिसाइड किया कि एक सम्मेलन बुलाया इन्होंने, इनके आक्रमणकारी सम्मेलन, मतलब सामूहिक इकट्ठे हुए ये कि इनकी कैसे इस समस्या का समाधान निकाला जाए। तो ये कहाँ पे एकत्रित हुए थे? हुरडा भीलवाड़ा में। कब? 17 जुलाई 1734 को, सॉरी 1734 को। तो किसके कहने पर? जयपुर शासक सवाई जयसिंह के कहने पर। ठीक है। तो जयपुर शासक सवाई जयसिंह के कहने पर 17 जुलाई 1734 को मेवाड़ के हुरडा भीलवाड़ा नामक स्थान पर एक सम्मेलन बुलाया गया था। ठीक है। और जो पिंडारी थे वो अमीर खां पिंडारी के नेतृत्व में क्या करते थे? लूटमार करते थे। अमीर खां पिंडारी के नेतृत्व में लूटमार करते थे। ठीक है। अमीर खां पिंडारी के नेतृत्व में ये लूटमार करते थे, है ना। और अब हमें देखना है कि 1772 में बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स बने और उसके बाद 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए, है ना। 1772 में हमें पता होगा कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स और उसके बाद में 1798 में कौन बनकर आए? लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली। तो लॉर्ड वेलेस्ली को सहायक संधि का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली को सहायक संधि का जन्मदाता कहा जाता है। और भारत में प्रथम सहायक संधि किसके साथ हुई थी? भारत में प्रथम सहायक संधि 1798 में हैदराबाद के निजाम के साथ की गई थी। ठीक है। ये आपको याद रखना है कि सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? लॉर्ड वेलेस्ली। और भारत में प्रथम सहायक संधि किसके साथ हुई थी? हैदराबाद के निजाम के साथ 1798 ईस्वी में हुई थी। 1798 में हुई थी। ठीक है। अब 31 दिसंबर 1802 को पेशवा और अंग्रेजों में बेसिन की संधि हुई और पेशवा अंग्रेजों के शरणागत आ गए।
ठीक है, जो ये बाजीराव पेशवा और ये सब थे, तो ये इधर इनकी संधि कर ली इन्होंने अंग्रेज़ों से, बेसिन की संधि। अब ये बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है कि बेसिन की संधि कब हुई थी। बेसिन की संधि कब हुई थी? 31 दिसंबर 1802 को। ठीक है, तो बेसिन की संधि कब हुई थी? 31 दिसंबर 1802 को। और एक संधि और आएगी इसके बाद में, सुरजी अर्जन गांव की संधि। सुरजी अर्जन गांव की संधि। तो सुरजी अर्जन गांव की संधि कब हुई थी? 1803 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, बेसिन की संधि कब हुई थी? बेसिन की संधि 31 दिसंबर 1802 को, और सुरजी अर्जन गांव की संधि 30 दिसंबर 1803 को हुई थी। ठीक है, ये दोनों संधियां हमें याद रखनी है, ये दोनों संधियां हमें याद रखनी है। ठीक है, अब देखो, राजपूत राज्यों द्वारा अंग्रेजों से संधि के प्रयास किए गए थे। ठीक है, राजपूत राज्यों ने अंग्रेजों से संधि के प्रयास किए थे। पहले अंग्रेज ये इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, जो अंग्रेज थे वो बिल्कुल भी संधि करने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन पहले राजपूत राजाओं ने ही प्रयास किए थे। तो किसने किया था? सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? 1776 में जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने, ठीक है, अपने वकील को गवर्नर जनरल से वार्ता करने हेतु कलकत्ता भेजा। ठीक है, तो सबसे पहले अंग्रेजों से संधि करने का प्रयास किसने किया था? जयपुर रियासत ने किया था। और महाराजा कौन थे? पृथ्वी सिंह ने। तो इन्होंने क्या किया? 1776 में महाराजा पृथ्वी सिंह ने अपने वकील को गवर्नर जनरल से वार्ता करने हेतु कलकत्ता भेजा। ठीक है, क्योंकि महाराजा क्या चाहते थे? महाराजा ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने के इच्छुक थे। महाराजा ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने के इच्छुक थे। और इसके बाद में 1781 में जोधपुर के विजय सिंह ने, ठीक है, इनके बाद में 1781 में जोधपुर के शासक विजय सिंह ने, और 1786 में दोबारा प्रताप सिंह ने मराठों के विरुद्ध अंग्रेजी सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया। तो राजपूत शासक जो है वो पहले जो कौन अंग्रेजों से संधि करने का प्रयास कर रहे हैं? सबसे पहले तो जयपुर शासक पृथ्वी सिंह, इनके बाद में जोधपुर शासक विजय सिंह, और फिर 1786 में जयपुर के प्रताप सिंह ने भी अंग्रेजों से सहायता, मतलब संधि करना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रथम जो शासक थे वो संधि करना चाहते थे। ठीक है, संधि करना चाहते थे। अब दूसरा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1803 से 1804 में हुआ था। ठीक है, तो मराठों के पराजय के बाद सिंधिया की शक्ति कमज़ोर हो गई। जो बाजीराव सिंधिया थे उनकी शक्ति कमज़ोर हो गई। ठीक है, और इनके उद्देश्य से अंग्रेजों ने राजपूत राज्यों से संधि करने में उत्सुकता दिखाई थी। ठीक है, उत्सुकता दिखाई थी। तो जो लॉर्ड वेलेजली थे, उनके आदेश पर लॉर्ड लेक ने, जो लॉर्ड वेलेजली अपने गवर्नर जनरल थे, इन्होंने लॉर्ड लेक को आदेश दिया था। ठीक है, लॉर्ड लेक राजपूत राजाओं के पास संधि का मसौदा लेकर पहुंचे। ठीक है, तो हुआ क्या था? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1803 से 1804 में। ठीक है, तो मराठों की पराजय हो गई। ठीक है, और सिंधिया की शक्ति क्या हो गई? कमज़ोर हो गई। तो सिंधिया की शक्ति को कमज़ोर करने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने भी राजपूत राजाओं से संधि करने में उत्सुकता दिखाई, और लॉर्ड वेलेजली ने किसको? लॉर्ड लेक को राजपूत राजाओं के पास संधि करने का मसौदा भेजा। ठीक है, कि भी हम आपसे संधि करने के लिए तैयार हैं, हम आपसे संधि करने के लिए तैयार हैं। पहले तो क्या कर रहे थे? पहले तो राजपूत राजा इच्छुक थे और अंग्रेज कोई उत्सुकता नहीं दिखा रहे थे। उसके बाद में जब ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ तो अंग्रेजों ने सोचा कि भाई सिंधिया की शक्ति को कमज़ोर कैसे किया जाए, तो राजपूत राजाओं से संधि करके। तो उन्होंने क्या किया? लॉर्ड लेक को संधि का मसौदा लेकर और रियासत के राजाओं के पास भेज दिया। ठीक है, और फिर 1803 में क्या होगी? सहायक संधि होना शुरू हो गई। 1803 में सहायक संधियां होना शुरू हो गई। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान में सबसे पहले सहायक संधि किसने की थी? राजस्थान में सबसे पहले सहायक संधि किसने की थी? भरतपुर राज्य के साथ हुई थी। भरतपुर राज्य के राजा कौन थे उस समय? रणजीत सिंह जी थे। और हुई कब थी? 29 सितंबर 1803 ईस्वी को भरतपुर राज्य के साथ वेलेजली ने सहायक संधि की थी। ठीक है, वेलेजली ने सहायक संधि की थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की रियासतों में सबसे पहले सहायक संधि किसने की थी, तो भरतपुर राज्य ने की थी। महाराजा कौन थे? रणजीत सिंह थे। हुई कब थी? 29 सितंबर 1803 को। 29 सितंबर 1803 को। लेकिन बाद में क्या हुआ? जो शासक रणजीत सिंह थे, इन्होंने यशवंत राव होलकर को अपने यहाँ शरण दे दी।
यशवंत राव होलकर को अपने यहाँ शरण दे दी और अंग्रेजों को समर्पित करने के लिए मना कर दिया। अंग्रेजों ने मांगा तो उन्होंने मना कर दिया, ठीक है। और तब लॉर्ड लेक के नेतृत्व में अंग्रेजों ने भरतपुर के किले पर आक्रमण किया, ठीक है, भरतपुर के किले पर आक्रमण किया, लेकिन लॉर्ड लेक को सफलता नहीं मिली, लेकिन लॉर्ड लेक को सफलता नहीं मिली। तो 10 अप्रैल 1805 को 10 अप्रैल 1805 को भरतपुर के साथ नई संधि की गई थी, ठीक है। 10 अप्रैल 1805 को भरतपुर के साथ दोबारा संधि की गई थी। क्यों? क्योंकि लॉर्ड लेक ने आक्रमण किया और वो भरतपुर के किले को नहीं जीत पाया था, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि राजस्थान की रियासतों में सबसे पहले सहायक संधि किसने की थी? सबसे पहले सहायक संधि भरतपुर राज्य ने की थी। महाराजा कौन थे? रणजीत सिंह जी थे। हुई कब थी? 29 सितंबर 1803 को हुई थी। 29 सितंबर 1803 को हुई थी। और फिर क्या काम बिगाड़ा हुआ? जो महाराजा रणजीत सिंह थे उन्होंने 1804 में यशवंत राव होलकर को अपने यहाँ शरण दे दी। अंग्रेजों ने उनसे मांगा तो उन्होंने मना कर दिया। तो फिर अंग्रेजों ने लॉर्ड लेक के नेतृत्व पर आक्रमण किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। तो 10 अप्रैल 1805 को भरतपुर के साथ दोबारा संधि की गई। भरतपुर के साथ दोबारा संधि की गई, ठीक है। तो सबसे पहले किसके साथ की गई थी? भरतपुर राज्य के साथ की गई थी, है ना। और दूसरी टाइम अलवर राज्य के साथ, है ना। तो ये बड़ा इजी हो जाएगा याद करना, अलवर भरतपुर पास पास ही हैं। तो अलवर शासक बख्तावर सिंह ने, भरतपुर के शासक कौन थे? रणजीत सिंह। और अलवर के शासक कौन थे? बख्तावर सिंह। तो अलवर शासक बख्तावर सिंह ने 14 नवंबर 1803 को अंग्रेजों के साथ संधि की, ठीक है, अंग्रेजों के साथ संधि की। और संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने अलवर राज्य का पृथक अस्तित्व स्वीकार करके अलवर के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करने का वचन दिया था, ठीक है, कि हम आपके आंतरिक जो प्रशासन है उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार अलवर ने अपनी शर्तों पर संधि की थी। तो अलवर राजपूताने का प्रथम राज्य था जिसने विस्तृत रक्षात्मक व आक्रामक संधि की थी, ठीक है। सबसे पहले संधि किसने की थी? भरतपुर ने की थी। लेकिन अगर प्रश्न ये पूछ लिया जाए, अगर प्रश्न आपसे ये पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा राज्य था जिसने अंग्रेजों के साथ विस्तृत रक्षात्मक और आक्रामक संधि की थी, वो की थी अलवर रियासत ने की थी। वो किसने की थी? अलवर रियासत ने, ठीक है। तो गवर्नर जनरल जॉर्ज बार्लो ने 1806 में अन्य राज्यों के साथ संधियों को रद्द कर दिया, लेकिन अलवर भरतपुर के साथ संधियों को बनाए रखा, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जॉर्ज बार्लो ने कौन सी रियासतों के साथ सहायक संधि को रद्द नहीं किया या फिर सहायक संधि को बनाए रखा? अलवर भरतपुर रियासत के साथ, ठीक है, अलवर भरतपुर रियासत के साथ, ठीक है। तो बस यही ज़्यादा तो यही पूछा जाता है कि सबसे पहले संधि किसने की थी, ज़्यादा यही सवाल पूछते हैं कि सबसे पहली संधि किसने की थी। अब इसके बाद ऐसे तो आप याद रख सकते हैं कि जयपुर में संधि किसने की थी, जोधपुर ने किसने की थी, धौलपुर ने किसने की थी। संधियाँ तो सभी के साथ हुई थी, ठीक है, लेकिन हमें पहले पहले की याद रखनी है, ठीक है, हमें पहले पहले की याद रखनी है, ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है, ये ज़्यादा ज़रूरी। तो सबसे पहले सहायक संधि, सबसे पहले सहायक संधि भरतपुर ने। शासक कौन थे? रणजीत सिंह थे। शासक कौन थे? भरतपुर के शासक कौन थे? रणजीत सिंह जी थे, ठीक है। तो सबसे पहले सहायक संधि किसने की थी? भरतपुर रियासत ने। शासक कौन थे? रणजीत सिंह थे। हुई कब थी? 29 सितंबर 1803 को हुई थी, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ? रणजीत सिंह ने यशवंत राव होलकर को अपने यहाँ शरण दे दी, यशवंत राव होलकर को अपने यहाँ शरण दे दी और अंग्रेजों ने कहा कि भाई हमें सौंप दो। तो रणजीत सिंह जी ने मना कर दिया देने के लिए। फिर लॉर्ड लेक के नेतृत्व में आक्रमण हुआ और दोबारा संधि की गई 1805 में। लेकिन अलवर राज्य ने अपनी शर्तों के आधार पर विस्तृत और आक्रामक संधि की थी। कब? 1803 को, 14 नवंबर 1803 को। और शासक कौन थे? बख्तावर सिंह थे। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो सहायक संधि किसकी है? लॉर्ड वेलेजली की हैं। सहायक संधि किसकी हैं? लॉर्ड वेलेजली की हैं। और अधीनस्थ पार्थक की नीति, अब देखो, अधीनस्थ पार्थक की नीति या फिर इसको अधीनस्थ पार्थक की नीति, ठीक है, तो ये किसकी है? लॉर्ड हेस्टिंग्स की है, लॉर्ड हेस्टिंग। सहायक संधि किसकी है? वॉरेन हेस्टिंग्स की, ठीक है। सहायक संधि सहायक संधि किसकी है? लॉर्ड वेलेजली की है। सहायक संधि किसकी है? लॉर्ड वेलेजली की है। और अधीनस्थ पार्थक्य की नीति किसकी है? लॉर्ड हेस्टिंग्स की है, ठीक है। अधीनस्थ पार्थक्य की नीति किसकी है? लॉर्ड हेस्टिंग्स की है। और ये भारत के गवर्नर जनरल कब बने थे? 1813 से 1827 तक रहे थे ये, 1813 से 1827 तक रहे थे।
तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने घेरे की नीति के स्थान पर अधीनस्थ पार्थक्य की नीति का शुभारंभ किया था। ठीक है, शुभारंभ किया था। और ये जो संधियाँ कर रहे थे, ठीक है, ये जो संधियाँ कर रहे थे, तो संधि करने का काम किसको सौंपा गया था? संधि करने का काम किसको सौंपा गया था? दिल्ली के रेजिडेंट चार्ल्स मेटकोफ को सौंपा गया था। दिल्ली के रेजिडेंट चार्ल्स मेटकोफ को सौंपा गया था। रेजिडेंट क्या होता है? रेजिडेंट क्या होता है? ठीक है, रेजिडेंट होते हैं बड़े राज्यों के अंग्रेज अफसर। ठीक है, रेजिडेंट किनको बोलते हैं? बड़े राज्यों के अंग्रेज अफसर को। और पॉलिटिकल एजेंट, जैसे अपने पॉलिटिकल एजेंट बन के आते थे, पॉलिटिकल एजेंट कर्नल जेम्स टोड, है ना, तो वो क्या थे? छोटे राज्यों के अधिकारी होते थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि रेजिडेंट किनको बोलते हैं? बड़े राज्यों के अंग्रेज अफसर को। और पॉलिटिकल एजेंट किसको बोलते हैं? छोटे राज्यों के अंग्रेज अधिकारियों को बोलते हैं। ठीक है, छोटे राज्यों के अंग्रेज अधिकारियों को बोलते हैं, है ना। अब ये अधीनस्थ पार्थक्य की नीति करने का प्रमुख कारण क्या था? मराठों के आक्रमण और चोट वसूली। ठीक है, जो ये मराठा थे वो किसी भी रियासत पर आक्रमण कर देते थे और चोट वसूली का काम करते थे। ठीक है, चोट वसूली का काम करते थे। ठीक है, तो 1813 में लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत के गवर्नर जनरल बने और अधीनस्थ पार्थक्य की नीति का शुभारंभ किया था। ठीक है, और ये संधि कराने का काम किसको सौंपा गया था? चार्ल्स मेटकोफ को सौंपा गया था। ठीक है, चार्ल्स मेटकोफ को सौंपा गया था। और ये सभी लोग इसका कारण किसको मानते हैं भाई? इन संधियों का कारण किसको मानते हैं? मराठों के आक्रमण को और चोट वसूली को। ठीक है, अब देखो ये फिर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, आपको सारे याद रखने हैं, ये ना, आपको सारे फैक्ट्स याद रखने हैं कि राजपूताने में अधीनस्थ पार्थक्य की प्रथम संधि किसने की थी? राजपूताने में अधीनस्थ पार्थक्य की प्रथम संधि किसने की थी? कौन सी रियासत ने की थी? करौली राज्य ने की थी। ठीक है, तो राजपूताने में अधीनस्थ पार्थक्य की प्रथम संधि किसने की थी? करौली राज्य ने की थी। करौली राज्य ने की थी। और करौली के शासक कौन थे? हरबख्शपाल सिंह थे। ठीक है, और हमने पहले पढ़ा कि सहायक संधि किसने की थी? भरतपुर रियासत ने की थी। शासक कौन थे? रणजीत सिंह थे। और इसी प्रकार अधीनस्थ पार्थक्य की प्रथम संधि किसने की थी? करौली राज्य ने की थी। और शासक कौन थे? हरबख्शपाल सिंह थे। ठीक है, भरतपुर के थे रणजीत सिंह जी और करौली के थे हरबख्शपाल सिंह। भरतपुर ने सबसे पहले सहायक संधि की थी और हरबख्शपाल ने सबसे पहले अधीनस्थ पार्थक्य की संधि की थी। कब की थी? कई किताबों में इसको 9 माना जाता है, कई में 15, तो आप 9 नवंबर 1817 ईस्वी याद रखें। तो सबसे पहले अधीनस्थ पार्थक्य की संधि किसने? करौली राज्य ने की थी। ठीक है, अधीनस्थ पार्थक्य की प्रथम संधि करौली राज्य ने की थी, हरबख्शपाल सिंह शासक थे, और 9 नवंबर 1817 को। और इसके बाद में कोटा राज्य ने क्या किया था? कोटा राज्य ने विस्तृत और व्यापक प्रभाव वाली संधि करी थी। ठीक है, विस्तृत और व्यापक प्रभाव वाली संधि करी थी। किसने? कोटा राज्य ने। कोटा राज्य ने। ठीक है, करौली तो वैसे नॉर्मल कर ली, लेकिन विस्तृत संधि किसने की थी? कोटा राज्य ने की थी। कब? 26 दिसंबर 1817 ईस्वी को। और किसने की थी? कोटा के प्रशासक झाला जालिम सिंह ने की थी। ठीक है, कोटा के प्रशासक झाला जालिम सिंह ने की थी। भले झालाओं का बड़ा तगड़ा योगदान था कोटा रियासत में, है ना। तो देखो हम फिर एक बार देख लेते हैं कि करौली राज्य से संधि हुई थी। तो राजपूताने में हेस्टिंग्स की अधीनस्थ पार्थक्य की नीति का पहला शिकार कौन बना था? करौली। करौली का शासक कौन था? हरबख्शपाल सिंह था। हुई कब थी? 9 नवंबर 1817 को। और ये राजपूताने में अधीनस्थ पार्थक्य की प्रथम संधि कही जाती है। ठीक है, इसके बाद में कोटा राज्य की संधि, तो लेकिन कोटा ने विस्तृत और व्यापक प्रभाव वाली संधि करी थी। कब? 26 दिसंबर 1817 को। ठीक है, और की किसने थी? कोटा प्रशासक झाला जालिम सिंह ने की थी। अब क्या किया था भाई? कोटा संधि में कुल कितनी धाराएं थी? 18 धाराएं थी। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने 2 धाराएं और ऐड करवा ली। किसने? झाला जालिम सिंह ने। झाला जालिम सिंह ने 2 धाराएं और ऐड करवा ली। ठीक है, तो झाला जालिम सिंह ने क्या किया? झाला जालिम सिंह ने जो कोटा संधि में कुल 11 धाराएं थी, उसमें 2 धाराएं और जुड़वा ली। कौन कौन सी धाराएं जुड़वा ली? ठीक है, कौन कौन सी धाराएं जुड़वा ली इन्होंने? झाला जालिम सिंह ने कौन सी धाराएं जुड़वा ली? सॉरी, ये हट नहीं रहा, ये कैसे हटेगा? हाँ, कौन सी? कि महाराव उम्मेद सिंह के पश्चात उनका बड़ा पुत्र व उनके वंशज
इस राज्य के शासक पद पर रहेंगे, राज्य के शासक पद पर बने रहेंगे, लेकिन राज्य के समस्त प्रशासनिक अधिकार किसके होंगे? राज राणा जालिम सिंह के या उनके वंशजों के पास रहेंगे। ठीक है, तो भाई जो महाराजा है ना वो तो सिर्फ गद्दी मात्र बन के रह जाएंगे, शासक ही, लेकिन जो समस्त प्रशासनिक अधिकार है वो किनके वंशजों के पास चले जाएंगे? झाला जालिम सिंह के वंशजों के पास चले जाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक पूरक, इसको बोला जाता है पूरक संधि, इसको बोला जाता है पूरक संधि। तो इन्होंने क्या किया? झाला जालिम सिंह ने क्या किया? झाला जालिम सिंह ने 20 फरवरी 1818 को इसमें 2 पूरक धाराएं जुड़वा ली। ठीक है, और गवर्नर जनरल ने इनको स्वीकृति भी दे दी। और पूरक धाराएं क्या थी कि जो महाराजा उम्मेद सिंह हैं, इनके पश्चात इनका बड़ा पुत्र तो सिर्फ शासक रहेंगे, लेकिन प्रशासनिक अधिकार किनके पास रहेंगे? राज राणा जालिम सिंह और उनके वंशजों के पास रहेंगे। राज राणा जालिम सिंह और उनके वंशजों के पास रहेंगे। ठीक है, राज राणा जालिम सिंह, और फिर बड़ा बखेड़ा हो गया। और उसके बाद में 10 अप्रैल 1838 को झालावाड़ के साथ हुई संधि के कारण 1818 की कोटा की पूरक संधि की शर्तों को खारिज कर दिया गया। क्यों? क्योंकि झालावाड़ एक नई रियासत बना दी गई। झालावाड़ एक नई रियासत बना दी गई थी। ठीक है, झालावाड़ झाला थे, इनके वंशज मदन सिंह थे उस समय। तो 1838 में झालावाड़ को एक नई रियासत बना दिया गया था। और जो 1818 की पूरक संधि हुई थी जिसमें 2 धाराएं जुड़ी थी। ठीक है, क्या धाराएं थी कि भाई जो महाराजा हैं उनके तो वो तो सिर्फ शासक रहेंगे, लेकिन प्रशासन का सारा काम कौन करेंगे? झाला जालिम सिंह या उनके आने वाले वंशज करेंगे। ठीक है, आने वाले वंशज करेंगे। तो आपको याद रखना है कि जो अधीनस्थ पार्थक्य की संधि है वो सबसे पहले किसके साथ हुई थी? करौली राज्य के साथ हुई थी। ठीक है, सबसे पहले शिकार कौन बना? करौली राज्य बना। और करौली के शासक कौन थे? हरबख्शपाल सिंह थे, है ना। हुई कब थी? 9 से 15 नवंबर 1817 को हुई थी। ठीक है, 9 से 15 नवंबर 1817 को हुई थी। लेकिन कोटा राज्य में लेकिन विस्तृत और व्यापक प्रभाव वाली संधि किसके साथ हुई थी? कोटा राज्य के साथ हुई थी। और किसने की थी? महाराजा की ओर से की किसने थी? झाला जालिम सिंह ने। इन्होंने 2 पूरक धाराएं जुड़वा ली। और इतना हुआ कि भाई अंग्रेज सरकार ने इनके वंशज झाला मदन सिंह के लिए 1838 में एक नई रियासत झालावाड़ की स्थापना करनी पड़ी। एक नई रियासत झालावाड़ की स्थापना करनी पड़ी। ठीक है, तो आपको याद है कि सहायक संधि सबसे पहले किसने? भरतपुर ने। ठीक है, सहायक संधि सबसे पहले किसने? भरतपुर ने। लेकिन विस्तृत और व्यापक सहायक संधि किसने? अलवर ने। और अधीनस्थ पार्थक्य की संधि सबसे पहले किसने? करौली ने। लेकिन विस्तृत और आक्रामक संधि किसने? कोटा ने। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर तो ऐसे सारी रियासतों के साथ और संधियाँ, लेकिन हम पहली याद रखेंगे। देखो आप जोधपुर, तो जोधपुर के साथ किसने की? जोधपुर के महाराजा मान सिंह ने करी थी, है ना। ये आपको याद रखना है कि जोधपुर लीजन का गठन कब हुआ था? 1835 में। ठीक है, जोधपुर लीजन का गठन कब हुआ था? 1835 में हुआ था, 1835 में, है ना। और सबसे अंत में अधीनस्थ पार्थक्य की संधि किसने की थी? सिरोही राज्य ने की थी, है ना। सबसे अंत में किसने की थी? सिरोही राज्य ने की थी। ये 1825 हो गया, सॉरी ये 1823 है, ये 1823 है। तो सबसे पहले किसने की थी? अधीनस्थ पार्थक्य की संधि सबसे पहले किसने की थी? करौली राज्य ने की थी, है ना। सबसे पहले करौली राज्य ने की थी। और सबसे अंत में किसने की थी? सिरोही राज्य ने करी थी। सबसे अंत में सिरोही ने करी थी। और सिरोही के शासक कौन थे? शिव सिंह थे। सिरोही के शासक कौन थे? शिव सिंह थे। ठीक है, हमें याद रखना है कि सिरोही के शासक कौन थे? शिव सिंह थे। ठीक है, और ये सबसे अंत में इन्होंने संधि की थी। ठीक है, सबसे अंत में इन्होंने संधि की थी, है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आ रही होगी क्लास। तो आबू पर्वत कहाँ पे? सिरोही में। और 1845 में जो गवर्नर जनरल थे उनका ग्रीष्मकालीन मुख्यालय बना दिया गया था। ठीक है, ग्रीष्मकालीन मुख्यालय बना दिया गया था। अब झालावाड़ के साथ संधि, है ना। तो मैंने आपको बताया कि 10 अप्रैल 1838 को झाला मदन सिंह के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने झालावाड़ रियासत की स्थापना की थी अंग्रेजों ने। ठीक है, और उन्होंने जो कोटा राज्य के साथ पूरक संधि हुई थी, पूरक संधि में क्या शर्तें थी? पूरक संधि में झाला जालिम सिंह ने क्या शर्तें लगवाई थी? कि भाई जो महाराजा उम्मेद सिंह है ना, और उनके वंशज है वो तो शासक बने रहेंगे, लेकिन राज्य के समस्त प्रशासनिक अधिकार किनके पास होंगे? झाला जालिम सिंह या उनके वंशजों के पास होंगे, है ना। तो इतना विवाद बढ़ता गया कि झाला मदन सिंह के लिए 1838 में एक नई रियासत की स्थापना की गई और इस पूरक संधि को खत्म किया गया। ठीक है,
ख़त्म किया गया। और इसी प्रकार अंग्रेज़ सरकार ने 1826 में अलवर का विभाजन कर दिया, है ना, और एक नीमराणा राज्य, जो अपना नीमराणा ठिकाना भी था ना पहले, तो नीमराणा राज्य का गठन कर दिया। और इसका शासक किसको बनाया गया था? बलवंत सिंह को। इसका शासक किसको? बलवंत सिंह को। तो नीमराणा राज्य का गठन अलवर रियासत से पृथक होकर, कब? 1826 में। और शासक कौन थे? बलवंत सिंह थे। शासक कौन थे? बलवंत सिंह थे। ठीक है, शासक कौन थे? बलवंत सिंह थे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो राजपूतों के साथ संधियां कर रही थी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी जो राजपूत राज्यों के साथ संधियां कर रही थी, तो इसमें शर्तें क्या थी, है ना? इसमें कुछ शर्तें भी रखी गई, माना कि उन शर्तों को माना जाए या ना माना जाए, लेकिन उसमें कुछ शर्तें रखी गई थी। तो वो शर्तें क्या क्या थी? वो शर्तें क्या क्या थी कि प्रत्येक जो अंग्रेज है, अंग्रेज प्रत्येक राज्य की बाहरी आक्रमण से सुरक्षा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि जो भाई अंग्रेज हैं वो बाहरी राज्य से सुरक्षा करेंगे। ठीक है, और प्रत्येक राज्य में एक अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट होगा जो राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, है ना, लेकिन करता था वो, है। लेकिन जो पॉलिटिकल एजेंट रहेगा एक, लेकिन वो राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन राजपूत शासकों की जो विदेशी नीति है वो किसके पास होगी? अंग्रेज़ों के पास होगी, अंग्रेज़ों के पास होगी। और आवश्यकता पड़ने पर राजपूत शासक अपने राज्यों के समस्त सैनिक संसाधन अंग्रेज़ों को सुपुर्द कर देंगे, अंग्रेज़ों को सुपुर्द कर देंगे। ठीक है, और अंग्रेज़ों को वार्षिक खिराज देने संबंधी धारा सभी राज्यों की संधियों में अलग अलग थी, जिसकी ज़्यादा मतलब खिराज सभी रियासतों से एक समान नहीं लिया जाता था, छोटी से थोड़ा कम, बड़ी से थोड़ा ज़्यादा होता होगा। ठीक है, तो सभी खिराज सबसे अलग अलग लिया जाएगा। तो क्या क्या शर्तें थी? क्या क्या शर्तें थी कि वे अंग्रेज एवं प्रत्येक राज्य की बाहरी आक्रमण से रक्षा करेंगे। ठीक है, और प्रत्येक राज्य में क्या होगा? एक पॉलिटिकल एजेंट होगा, एक पॉलिटिकल एजेंट होगा जो राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। और राजपूत शासकों की विदेशी नीति अंग्रेजों के पास होगी, राजपूत शासकों की जो विदेशी नीति है वो किसके पास होगी? अंग्रेजों के पास होगी। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर राजपूत शासक अपने राज्यों के समस्त सैनिक संसाधन अंग्रेजों को सुपुर्द कर देंगे, अंग्रेजों को सुपुर्द कर देंगे। ठीक है, और सभी रियासतों से एक समान खिराज नहीं लिया जाएगा, अलग अलग खिराज लिया जाएगा। ठीक है, तो ये इस संधि की कुछ शर्तें थी। ठीक है, ये संधि की कुछ शर्तें थी। अब देखो रेजिडेंट आता है कहीं ना, तो रेजिडेंट मैंने आपको पहले बताया कि रेजिडेंट क्या होता है? बड़े राज्यों के अंग्रेज अफसर होते हैं। और पॉलिटिकल एजेंट क्या होते हैं? छोटे राज्यों के अधिकारी होते हैं। ठीक है, छोटे राज्यों के अधिकारी होते हैं, छोटे राज्यों के अधिकारी होते हैं। अब ये आपको बिल्कुल याद करना है, ये सीधे सीधे सवाल आते हैं, ये सीधे सीधे सवाल आते हैं कि शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना कब हुई थी? 1835 में शेखावाटी में। ठीक है, 1835 में सीधा सवाल आता है कि शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना कब हुई थी? 34, 35, 33 ऐसे, है ना। तो शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना 1835 में। मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना 1822 में, मेरवाड़ा क्षेत्र ब्यावर में हुई थी। ठीक है, और मेवाड़ भील कोर की स्थापना 1841 में, भीलों को दबाने के लिए। ठीक है, जोधपुर लीजियन की स्थापना 1835 में, एरिनपुरा में। एरिनपुरा छावनी थी क्रांति के समय, आपको याद होगा तो, है ना। तो जोधपुर रियासत की स्थापना 1835 में। और राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना 1818 में कंपनी सरकार ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना 1835 में, मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना 1822 में, मेवाड़ भील कोर की स्थापना 1841 में, जोधपुर लीजियन की स्थापना 1835 में, और राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना 1818 में कंपनी सरकार ने। एक रीजेंसी काउंसिल की स्थापना भी हुई थी, कब? 1839 में हुई थी, जयपुर में। और इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? मेजर जॉन लुडलो को, मेजर लुडलो को बनाया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद करके रखना है कि शेखावाटी ब्रिगेड 1835, मेरवाड़ा बटालियन 1822, मेवाड़ भील कोर 1841, जोधपुर लीजियन 1835, राजपूताना रेजिडेंसी 1818 और रीजेंसी काउंसिल कब? 1839 में। ठीक है, 1839 में। और ये जो संधियां हो रही थी ना 1817-18 में, 1817-18 में जो ये संधियां हो रही थी, ये जो संधियां हो रही थी, इनमें कराने का श्रेय किसको जा रहा था? चार्ल्स मैटकोफ और कर्नल जेम्स टोड को। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड को, है ना। अगर आपको पूछ लिया जाए कि संधि कराने का जो योगदान था, संधियां कौन करा रहा था? चार्ल्स मैटकोफ या कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आई होंगी सारी, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आई हुई। आपको याद करना है
है ना, कि 1832 में एजेंट टू गवर्नर जनरल का कार्यालय कहाँ पे था, अजमेर में था। ठीक है, फिर हमने देखा कि 1845 में कहाँ कर दिया गया था, 1845 में माउंट आबू में स्थापित कर दिया गया था। इसी प्रकार क्या था, इसी प्रकार क्या था, बीकानेर, जैसलमेर, करौली, किशनगढ़, अलवर। ठीक है, इन रियासतों को अंग्रेज़ों ने वार्षिक खिराज से मुक्त रखा, क्योंकि ये रियासतें मराठों को भी खिराज नहीं देती थी। ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि अंग्रेज़ों ने कौन कौन सी रियासतों को खिराज से मुक्त रखा, बीकानेर, अलवर, जैसलमेर, करौली व किशनगढ़ को। और क्यों रखा, क्योंकि मराठों को भी खिराज नहीं देती थी। ठीक है, ये मराठों को भी खिराज नहीं देती थी, है ना। और एजीजी का कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था, एजीजी का कार्यालय सबसे पहले कहाँ पे स्थापित किया गया था, अजमेर में स्थापित किया गया था। कब, 1832 में। कब, 1832 में। ठीक है, और फिर 1845 में कहाँ ले गए, माउंट आबू ले गए, है ना। और प्रथम अपने एजीजी कौन थे, अब्राहम लोकेट। अब्राहम लोकेट को बनाया गया था, अब्राहम लोकेट को। ठीक है, ये मैंने इसमें कुछ याद फैक्ट लिखे हैं कि भाई अपने प्रथम एजीजी कौन थे, अब्राहम लोकेट थे। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय कौन थे, पैट्रिक लॉरेंस थे। ठीक है, और अपने अंतिम कौन थे, जॉन चीफ ब्रुक थे। ठीक है, जॉन चीफ ब्रुक थे, ये भी आपको याद रखना है। और अजमेर मेरवाड़ा जो चीफ कमिश्नरी प्रांत था, उसके प्रथम कौन थे, किटिंग थे। ठीक है, और अंतिम कौन थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतिम कौन थे, हीरानंद रूपचंद शिवदासानी को बनाया गया था। ठीक है, हीरानंद रूपचंद शिवदासानी को बनाया गया था। ठीक है, अब देखो कर्नल जेम्स टोड का भी अपने यहाँ बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये मेवाड़ के प्रथम पॉलिटिकल एजेंट थे। ठीक है, मेवाड़ के प्रथम पॉलिटिकल एजेंट थे। इनका मुख्यालय 1818 में नीमच में बनाया गया और बाद में उदयपुर में बनाया गया था, बाद में उदयपुर में। और इसी प्रकार जो एजीजी है, एजेंट टू गवर्नर जनरल, है ना, तो इनका मुख्यालय 6 माह अजमेर और 6 माह माउंट आबू रहता था। ठीक है भाई, गर्मियों में अजमेर नहीं, गर्मियों में माउंट आबू और सर्दियों में अजमेर। 1832 में लेकिन सबसे पहले अजमेर में स्थापना हुई थी और 1845 में माउंट आबू भेज दिया गया था। ठीक है, माउंट आबू स्थापित हो गया था। और अजमेर में सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, दौलताबाग में, सुभाष उद्यान दौलताबाग, है ना। फिर उसके बाद फूस का बंगला, उसके बाद मेयो कॉलेज के दुर्गादास हाउस में, है ना। और फाइनली 1845 में कहाँ पे, माउंट आबू में बन गया था। ये आपको याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो हमने इस पीडीएफ को देख लिया है, हमने इस पीडीएफ को देख लिया है और इसका हर एक फैक्ट आपको याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मैं फिर एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि मराठों का सर्वप्रथम आगमन कहाँ हुआ था, बूंदी में हुआ था। ठीक है, हुरडा सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, भीलवाड़ा में 1734 को। ठीक है, सहायक संधि का जन्मदाता कौन है, लॉर्ड वेलेजली हैं। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली हैं। ठीक है, और लॉर्ड वेलेजली हैं, लेकिन सबसे पहले सहायक संधि किसने की थी, भरतपुर रियासत ने की थी। शासक कौन थे, रणजीत सिंह थे। ठीक है, लेकिन 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 विस्तृत और रक्षात्मक व आक्रामक संधि किसने की थी, अलवर राज्य ने की थी। अलवर के शासक कौन थे, बख्तावर सिंह थे। उसके बाद में अधीनस्थ पार्थक्य की नीति आई थी। इसकी शुरुआत किसने की थी, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने की थी। ठीक है, लेकिन अधीनस्थ पार्थक्य की संधि किसने की थी, सर्वप्रथम करौली ने। करौली के शासक कौन थे, हरबख्श पाल सिंह। लेकिन विस्तृत और व्यापक संधि किसने, कोटा ने की थी। और कोटा ने महाराजा की ओर से झाला जालिम सिंह ने की थी। ठीक है, झाला जालिम सिंह ने की थी। इन्होंने पूरक संधियां जुड़वा ली। तो झाला मदन सिंह के लिए 1838 में अंग्रेजी सरकार ने झालावाड़ रियासत की स्थापना करी, है ना। और सबसे अंत में किसने की थी, सिरोही राज्य ने की थी। सिरोही के शासक कौन थे, शिव सिंह थे, 1823 में, 1823